देखिए, सबसे पहले तो आप सबको बधाई। इंटर पास करके आप फाइनल में आ गए। हर्षवर्धन, आपको स्पेशल बधाई। चलिए, अब फाइनल का जो जर्नी है उसको अपन शुरू कर रहे हैं। फाइनल को लेकर के आज की जो मेरी क्लास है वो स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी। फाइनल के अंदर मेरा क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा उसको लेकर के बात करते हैं। तो ग्रुप थर्ड के अंदर एक सब्जेक्ट मैटर है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इस सब्जेक्ट मैटर को मैं पढ़ाऊंगा। और एक ग्रुप फोर के अंदर जो आखिरी पेपर है SPMBV 20A का पार्ट, उसके उसको उस पार्ट को मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसमें जो प्रैक्टिकल पोर्शन बिजनेस वैल्यूएशन का है वो मैं पढ़ाऊंगा, 50% पोर्शन। सबसे पहले अपन बात करते हैं आज के सब्जेक्ट मैटर के बारे में, जो कि है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनल के अंदर जितने भी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स बोले जाते हैं उसमें से एक है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसको आपको मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। तो आज के इस इंट्रोडक्शन क्लास में इस पूरे सब्जेक्ट मैटर के बारे में डिस्कशन करूंगा। इसके अंदर जो टॉपिक्स अपन लोग पूरे साल भर पढ़ेंगे उसके बारे में इंट्रोडक्शन और उसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर एक एक टॉपिक करके अपन अपनी बातों को शुरू करेंगे। पढ़ाई कैसे करनी है SFM को लेकर के, किस तरीके का आपका इस साल की जर्नी, मतलब मैं समझता हूँ कि 1.5 साल आपको फाइनल में देना चाहिए, क्या सारी बातें उसको डिस्कस करते हैं पहले इस आज की इंट्रोडक्शन क्लास में। और अगर मान लीजिए मेरा सारा काम पूरा हो जाता है इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, तो मैं एक चैप्टर शुरू भी कर दूंगा आज। ठीक है ना? देखिएगा, सबसे पहले हमारा स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं उसके टॉपिक वाइज मैं आपके सामने डिस्कशन डिस्कशन करूंगा, कौन कौन से टॉपिक हम यहाँ पढ़ेंगे। तो सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, SFM। देखिए, आप इंटरमीडिएट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ के आए हैं और यहाँ पर एक नया वर्ड जुड़ गया स्ट्रेटेजिक। तो इससे फर्क क्या पड़ा या चेंज क्या आया? पहली बात तो इंटर के अंदर जो भी आपने फाइनेंस पढ़ी है उसमें कोई भी टॉपिक कैपिटल बजटिंग को छोड़ करके फाइनल में नहीं है। यानी फाइनल में सारे नए टॉपिक्स होंगे। अब यहाँ पर उन टॉपिक्स से रिलेटेड डिस्कशन स्ट्रेटेजिकली किस तरीके से करना है उसको लेकर के बात करते हैं। इंटर की जो फाइनेंस आपने पढ़ी थी उसमें किसी भी कंपनी को चलाने के लिए फाइनेंस का जनरेशन कैसे होता है, उसका इन्वेस्टमेंट्स कैसे होता है, और बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो आप कैश फ्लो जनरेट करते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उसकी बेसिक डिस्कशन हमने इंटर में किया था। तो यानी किसी कंपनी, फर्म या बिजनेस को चलाने के लिए फाइनेंस का कैसा उपयोग या यूज किया जाता है वो हमने इंटर में पढ़ा। फाइनल लेवल पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पैसे को ग्रो कैसे किया जाता है उसको लेकर के बात की जाएगी। जैसे आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में सुनते हैं, शेयर मार्केट में डेरिवेटिव्स के बारे में सुनते हैं, जैसे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होती है, शेयर्स में खरीदे बेचे जाते हैं, पोर्टफोलियो कैसे बनाए जाते हैं, है ना? ऐसे कई सारी बातें यहाँ पर आप पढ़ेंगे जो कि पैसे के ग्रो को लेकर के बात करी जाएगी। अब यहाँ पर मैं एक एक टॉपिक वाइज आपके सामने डिस्कशन शुरू करूंगा, कौन कौन से टॉपिक हम इस पूरे सब्जेक्ट मैटर में पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक वाइज अपन डिस्कशन करते हैं। देखो, हाँ जी, सबसे पहले टॉपिक का नाम है कैपिटल बजटिंग। सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखा है मैंने कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंटर में आप पढ़ चुके हैं। तो वही सारी बातें जो आपने इंटरमीडिएट में पढ़ी थी वही सेम बातें फाइनल में हैं। इसके अंदर हम बात करते हैं कि साहब किसी भी कंपनी के फिक्स असेट्स के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है, या कोई भी असेट्स को जब आप रिप्लेस करते हैं तो रिप्लेसमेंट आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा कि नहीं, इस बात को लेकर के हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते हैं। यानी बिजनेस के लॉन्ग टर्म सोर्सेस में जब पैसा हैवी इन्वेस्टमेंट्स के रूप में इन्वेस्ट किया जाता है तो बड़ा क्रिटिकल डिसीजन बिजनेस के लिए होता है, और इस बात के लिए हम ये चैप्टर पढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन में नहीं दे रहा क्योंकि आप पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ पर एक चैप्टर और आप पढ़ेंगे जिसको मैंने एडवांस कैपिटल बजटिंग के रूप में बोला। ये दो अलग अलग चैप्टर हैं। ये एडवांस कैपिटल बजटिंग के बारे में मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि ये जब आएगा टॉपिक तब इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थर्ड टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स के बारे में अपन बात करते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड्स का जो टॉपिक है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं इसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रख रहा हूँ। हर टॉपिक का छोटा छोटा इंट्रोडक्शन समझा रहा हूँ इस पूरे सब्जेक्ट मैटर में। देखिए, म्यूचुअल फंड्स एक प्रकार से मीडिएटर का रोल प्ले करते हैं, किसके बीच में? इन्वेस्टर्स और शेयर मार्केट के बीच में। देखिए, कोई भी इन्वेस्टर अपने पैसे को ग्रो करने के लिए बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करता है या बैंक FD कराता है। बैंक के सेविंग अकाउंट में मैंने आपको बताया 4% का ब्याज मिलता है, FD में 6% का ब्याज मिलता है।
उससे ज़्यादा उसको अगर रिटर्न चाहिए तो उसको शेयर मार्केट की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन छोटे इन्वेस्टर्स के पास ना तो इतने प्रॉपर फंड है, ना इतना उसके पास बुद्धि है कि कौन से शेयर्स में कब इन्वेस्टमेंट करना है, कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेना है। तो ये बहुत सारी चीज़ों का डिटेल्ड उसके पास नॉलेज होना चाहिए, तभी वो शेयर मार्केट को डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है। अब छोटे इन्वेस्टर जहां जिनके पास ना तो फंड है ना नॉलेज है, शेयर मार्केट जा नहीं सकते, तो एक मीडिएटर म्यूचुअल फंड उनकी मदद करते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के। तो जैसे मान लीजिए आप छोटे इन्वेस्टर्स हैं, मैं म्यूचुअल फंड कंपनी, तो मेरा काम क्या है, आप छोटे छोटे इन्वेस्टर से छोटा छोटा पैसा लेना। जैसे आप 500 रुपये भी अगर शेयर मार्केट में डालना चाहो तो म्यूचुअल फंड के थ्रू एसआईपी करके आप डाल सकते हैं। तो मैं आपसे क्या करता हूँ, छोटा छोटा फंड इकट्ठा करता हूँ, मेरे पास बड़ा फंड इकट्ठा हो जाता है। अब उस बड़े फंड को मेरे पास एक्सपर्ट हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट इन दी फॉर्म ऑफ सीए और सीएमए, वो मेरे पास बैठे हुए हैं। मैं वो फंड लेकर के उन एक्सपर्ट्स को देता हूँ, वो एक्सपर्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, मोटा रिटर्न जनरेट करते हैं, अप्रॉक्सीमेट मान लो 20% का। 20% में से 8% में रोक लेता हूँ, 12% आपको दे देता हूँ। तो आप अगर बैंक एफडी में 6% कमाते, तो आपने म्यूचुअल फंड से कितने कमाए, 12। इसका मतलब बैंक एफडी से जस्ट डबल रिटर्न आया, आपको दिमाग लगाना नहीं पड़ा। लेकिन ये मिनिमम रिटर्न बता रहा हूँ, म्यूचुअल फंड्स में कम से कम इतना तो मिलेगा। और 8%, ये म्यूचुअल फंड कंपनी ने कुछ भी काम नहीं किया। इसने क्या काम किया कि आपसे पैसा लिया, इन एक्सपर्ट्स को दिया, और मार्केट में इन्वेस्ट करके 8% रिटर्न कमाया। 8% में से मान लो मेरे 2% मैंने इन्वेस्टर्स को दे दिया, सॉरी एक्सपर्ट्स को दे दिया, 2-3% मेरा खर्चा निकल गया, बाकी मेरी इनकम हो गई 4% के अप्रोक्सीमेट। तो इसका मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी छोटे इन्वेस्टर से पैसा लेती है, एक्सपर्ट्स के माध्यम से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है, बड़ा रिटर्न जनरेट करती है, कुछ इन्वेस्टर्स को बांटती है, कुछ अपने एक्सपर्ट्स को बांटती है, बाकी पैसा खुद रखती है। ये कुछ कहानी मैंने म्यूचुअल फंड्स की बताई। अब म्यूचुअल फंड्स का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल बातचीत करेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। इसके बाद हम इसमें चैप्टर पढ़ेंगे, एक होगा इक्विटी वैल्यूएशन, नंबर 5 एक है बॉन्ड वैल्यूएशन, एक है इक्विटी वैल्यूएशन, एक है बॉन्ड वैल्यूएशन। पहले एक बार चैप्टर लिख लेते हैं। एक है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, नंबर 7 एक है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स में हम चैप्टर्स पढ़ते हैं, फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड, इसके अलावा ऑप्शंस, इसके अलावा स्वैप एंड स्वैप्शन, और एक फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट, एफआरए। एक चैप्टर आप यहां पर पढ़ेंगे, फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट। एक चैप्टर आप यहां पर पढ़ेंगे, सिक्योरिटाइजेशन। एक चैप्टर आप यहां पर पढ़ेंगे, डिजिटल फाइनेंस। एक चैप्टर आप यहां पर पढ़ेंगे, लीजिंग। चलिए, ये सारे चैप्टर्स मैंने आपको बताया फाइनेंस के अंदर हैं, एक एक के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कहाँ तक मैंने बात कर ली, म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर ली। अगला टॉपिक है हमारा इक्विटी वैल्यूएशन का। देखिए, इक्विटी वैल्यूएशन के बारे में अपन बातचीत करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इक्विटी वैल्यूएशन, आपको ना ये सब्जेक्ट मैटर के बारे में जो भी टॉपिक इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है ना, ऐसे ही नहीं बात कर रहा हूँ मैं आज की इंट्रोडक्शन क्लास में, है ना। इससे आपको ये ओवरऑल दिमाग में समझ में आएगी कि हमको इस सब्जेक्ट मैटर में थिंकिंग क्या रखनी है पढ़ते वक्त की। इक्विटी वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं। इक्विटी वैल्यूएशन क्या होता है, देखिएगा। जैसे मान लीजिए आप किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसकी एक्चुअल मार्केट प्राइस क्या होनी चाहिए, जिसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर के नाम से जानते हैं। तो यानी कि सही मार्केट प्राइस अगर आपको मालूम होगी तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे।
जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बात करी कि किसी भी कंपनी का एक एक्चुअल वैल्यूएशन इक्विटी वैल्यूएशन के रूप में जब आप सीखते हैं, तो मैंने मान लो एक कंपनी ने एक शेयर 100 रुपए का इशू किया और उसकी आज करंट में मार्केट प्राइस 250 रुपए की चल रही है। मैंने उसका एक इक्विटी वैल्यूएशन यहाँ पे मेथड्स पढ़ाऊंगा जिसके थ्रू मैंने ये समझा कि उस कंपनी की करेक्ट मार्केट प्राइस अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से 140 रुपए होनी चाहिए। चल कितनी रही है? 250। तो इसका मतलब वो शेयर्स अभी मार्केट में ओवर वैल्यूएशन पर है। तो मैं एज अ इन्वेस्टर क्या उस शेयर्स को खरीदना चाहिए? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि वो ओवर वैल्यूएशन 250 रुपये महंगा है। वो और ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे आएगा और आएगा कितने तक? 140 तक आएगा। तो इसका मतलब मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। अगर मेरे पास ऑलरेडी सिक्योरिटी होल्ड है तो 250 रुपये वो मैक्सिमम प्राइस पर चल रहा है, मतलब मुझे बेच करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो प्राइसिंग नीचे होकर के कहाँ आएगी? 140 पर आएगी। तो 140 रुपये उस शेयर की करेक्ट मार्केट प्राइस है जो एक्चुअल में मार्केट कंडीशंस के आधार पर होनी चाहिए। बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन चुके हैं जिसकी वजह से उसकी प्राइस या तो ज्यादा होगी या कम होगी। तो करेक्ट मार्केट प्राइस किसी भी शेयर की क्या होती है, इस बात को कैलकुलेट करने के लिए हम ये चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम मैंने क्या बोला? इक्विटी वैल्यूएशन। तो एज अ इन्वेस्टर उसके लिए डिसीजन मेकिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये इक्विटी वैल्यूएशन का चैप्टर। तो मैंने आपको बताया अगर 250 रुपये की शेयर प्राइस चल रही है इसका मतलब ज़्यादा चल रही है, तो मैं ऐसे केस में कंपनी का शेयर परचेज नहीं करूंगा। अगर मान लो उसकी 120 की प्राइस चल रही है और मेरे हिसाब से करेक्ट प्राइस कितनी? 140, तो इसका मतलब अंडर वैल्यूशन है। तो सस्ता मिल रहा है बाजार में, मेरे को खरीद लेना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि एक भविष्य में जाकर के 140 पर जाएगा ही जाएगा। तो इसका मतलब 120 में चल रही है तो मैं उसको खरीद लूंगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? चलो। तो इक्विटी वैल्यूएशन एक चैप्टर आपको ये सिखाएगा कि किसी भी शेयर्स की करेक्ट मार्केट प्राइस कैलकुलेट कैसे की जाती है, उसको लेकर के बात करेंगे। अगला एक चैप्टर का नाम मैंने बोला बॉन्ड वैल्यूएशन। बॉन्ड वैल्यूएशन क्या होता है? बॉन्ड का मतलब एक प्रकार से कोई भी कंपनी मार्केट से पैसा जनरेट करने के लिए कुछ सिक्योरिटीज इशू करती है, जैसे इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर। उसी प्रकार से एक बॉन्ड भी एक सिक्योरिटी होती है। कंपनी इशू करके अपनी कंपनी को चलाने के लिए पैसा इकट्ठा करती है और उसको बिजनेस में इन्वेस्ट करती है, बदले में आपको रिटर्न देती है। तो बॉन्ड एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू कंपनी इन्वेस्टर से पैसा अट्रैक्ट करके बिजनेस में लगाती है और बदले में इन्वेस्टर्स को रिटर्न देती है। अब बॉन्ड का वैल्यूएशन किस प्रकार से है वो बहुत डिटेल बातचीत अपन यहाँ पे जाकर के पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर की कैटेगरी में ये दोनों ही नहीं आते, इक्विटी और बॉन्ड। मतलब एग्जाम में सवाल तो आता है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट का मतलब बड़ा चैप्टर नहीं है। अब आते हैं बहुत बड़े चैप्टर्स के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डेरिवेटिव एंड फॉरेक्स। ये सबसे बड़े चैप्टर हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जो चैप्टर है ये बात करेगा किस बारे में? पोर्टफोलियो का पहले तो मतलब क्या होता है? पोर्टफोलियो किसे बोलते हैं? ग्रुप को। ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज को हम पोर्टफोलियो बोलेंगे और उसका मैनेजमेंट आपको कैसे करना है उसको लेकर के चैप्टर बात करता है। जैसे मान लीजिए एक इन्वेस्टर जब भी किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता है तो अपना सारा इन्वेस्टमेंट वो एक ही शेयर्स में नहीं डालता। वो अलग अलग प्रकार की सिक्योरिटी में अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए 10 लाख रुपए हैं। 10 लाख रुपए मैं एक ही शेयर में नहीं डालूंगा, मैं मार्केट के अलग अलग शेयर्स यानी 15-20 अलग अलग शेयरों में डालूंगा। शेयर्स का सिलेक्शन कैसे करना है? जैसे मान लीजिए मैंने बोला ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के शेयर्स अलग हैं, है ना, फार्मा इंडस्ट्री के शेयर्स अलग हैं, गारमेंट इंडस्ट्री के शेयर्स अलग हैं, है ना, इसके अलावा डिफेंस सिक्योरिटीज के शेयर्स अलग हैं। तो अलग अलग प्रकार के सेगमेंट वाइज मुझे अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना है, ताकि कोई भी, अब जैसे मान लो फार्मा इंडस्ट्री में 50 कंपनियां हैं और मैंने सारा पैसा फार्मा में डाल दिया, तो सारे शेयर्स एक तरीके से ही रिएक्ट करेंगे। कोई फार्मा इंडस्ट्री के अगेंस्ट गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बना दी तो सारे शेयर्स पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही तो आएगा। तो अगर मान लीजिए मैं सारा पैसा ही फार्मा इंडस्ट्री के शेयर्स में डालूंगा तो मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं अपने इन्वेस्टमेंट को इस प्रकार से डाइवर्सिफाई करूंगा कि अगर कोई एक सेगमेंट के अंदर मुझे नेगेटिव रिटर्न मिलता है तो दूसरे सेगमेंट में मुझे पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा, जो मेरे इफेक्ट को क्या कर देगा? नलीफाई कर देगा और मेरे इन्वेस्टमेंट्स को प्रॉपर बनाए रखेगा, उस पर रिटर्न प्रॉपर बनाए रखेगा। तो बात यह है कि पोर्टफोलियो का मतलब ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज में आप अपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स जो करते हैं वो कैसे वेल डाइवर्सिफाई करेंगे ताकि आपका रिटर्न मैक्सिमम हो सके और रिस्क मिनिमम हो सके। ये चैप्टर आपको इस बारे में बातचीत करके बताएगा। मेरी बात समझ आ गई? चलिए। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला टॉपिक आपका है डेरिवेटिव्स का। डेरिवेटिव्स बहुत बड़ा टॉपिक है। ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अकेला 1 मंथ का टॉपिक है। डेरिवेटिव अकेला पूरा 1 मंथ का टॉपिक है। डेरिवेटिव्स के बारे में बात करते हैं। ये टॉपिक किस बारे में बात करता है? डेरिवेटिव शेयर मार्केट के अंदर की जाने वाली ट्रेडिंग को लेकर के बात करता है। ट्रेडिंग किस रूप में हो सकती है?
पहले तो डेरिवेटिव समझने से पहले एक बार फॉरेक्स समझा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। ये भी अकेला एक मंथ का टॉपिक है। फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये क्या है, पहले फॉरेक्स को समझा रहा हूँ, फिर डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज से आपको समझ में आता है कि कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें फॉरेन करेंसी का इन्वॉल्वमेंट है उसको हम फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस के रूप में जानते हैं। अब फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शंस को पढ़ने और समझने के लिए चैप्टर बनाया गया है, एक बात। दूसरी बात, फॉरेन करेंसी में जब भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो उसके अंदर कई सारे रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। उस रिस्क फैक्टर्स को जो इन्वॉल्व होते हैं उसको मैनेज करने के लिए, उसको हेज करने के लिए कई सारी स्ट्रेटेजीज बताई गई हैं। यानी कि फॉरेन करेंसी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए हेजिंग स्ट्रेटेजीज के थ्रू हम कैसे काम करते हैं वो ये चैप्टर बताता है। एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ, देखो। जैसे मान लीजिए एज ए एक्सपोर्टर मैंने अमेरिका के किसी कस्टमर को $10,000 का कोई सामान एक्सपोर्ट किया, और आज $1 की कीमत ₹80 चल रही है। लेकिन वो एक्सपोर्टर मुझे पेमेंट आज नहीं करेगा, आज से 4 महीने के बाद करेगा। मेरे दिमाग में टेंशन ये है कि आज तो $1 की कीमत $80 है। अगर वो $10,000 देता तो मैं $80 से कन्वर्ट करके मेरी जेब में कितने आ जाते, 8 लाख आ जाते। लेकिन वो 4 महीने बाद देगा, 4 महीने बाद अगर डॉलर की कीमत $80 से घट के $70 रह गई, तो वो $10,000 4 महीने बाद आएंगे, 70 से मल्टीप्लाई करके मेरी जेब में कितना आया, 7 लाख। तो नुकसान कितने का हो गया, $1 लाख का नुकसान हो गया। ये बात समझ में आ रही है क्या? तो फॉरेन करेंसी के कन्वर्जन की वजह से रिस्क यहाँ पर $1 लाख का है। अब इससे बचने के लिए मैं कई सारी हेजिंग स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पढ़ाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने क्या बात करी, एक छोटी सी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करता हूँ। मैं एक्सपोर्टर, $10,000 का सामान एक्सपोर्ट किया, रिसीवेबल कब होगा, आज से 4 महीने के बाद। डर इस बात का है कि आज $1 की कीमत $80 है और आज से 4 महीने के बाद $70 रह गई तो 1 लाख का नुकसान हो जाएगा। मैं बैंक गया, मैंने बैंक से कहा कि मुझे आज 4 महीने बाद डॉलर आएगा तो मैं आपको 4 महीने बाद डॉलर बेचने आऊंगा, आप बताओ किस रेट पर मुझसे खरीदोगे। तो उसने ना 70 और 80 के बीच की एक रेट डिसाइड कर ली, $75। तो बैंक वाले के साथ जाकर के मैंने अग्रीमेंट बना लिया, उस पर साइन कर दिए। अब आज से 4 महीने के बाद जब एक्चुअल में डॉलर आएगा, तो मान लो एक्चुअल में डॉलर की कीमत उस प्रेजेंट टाइम पर मार्केट में $70 ही चल रही है। तो सारी दुनिया डॉलर को खरीद बेच किस रुपए पे रही होगी, $70। बट क्योंकि मैंने पहले ही अग्रीमेंट बना रखा है तो मैं डॉलर को कितने पे बेच सकता हूँ, 75 पे बेच सकता हूँ। तो इसका मतलब मेरा नुकसान $5 का ही रहा। सारी दुनिया 70 पे बेच रही थी, मैं कितने पे बेच रहा हूँ, 75 पे। तो मेरा जो 1 लाख का नुकसान है वो केवल कितना रह गया, 50,000 का। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो इसका मतलब मैंने एक हेजिंग स्ट्रेटेजी बैंक वाले के साथ जाकर के पहले ही अग्रीमेंट कर लिया। अकॉर्डिंगली मैंने अपने रिस्क को कम कर लिया और हेज कर लिया। क्या आपको मेरी कहानी समझ में आ रही है क्या वाली? ऐसे बहुत सारी हेजिंग स्ट्रेटेजीज हम लोग पढ़ेंगे, जिसके थ्रू फॉरेन एक्सचेंज में होने वाले रिस्क को मैनेज करने का तरीका सीखेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, आपका दिमाग बहुत खर्च होगा इन दोनों चैप्टर्स को पढ़ने के लिए। यानी आज तक आपने पूरे सीएमए के अंदर जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे, जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा जो दिमाग आपका इंकर्ड होगा वो इन दोनों टॉपिक्स में होगा। पूरे साल भर सबसे ज़्यादा रिवीजन्स की जो ज़रूरत पड़ेगी वो इन्हीं टॉपिक्स में पड़ेगी, सबसे ज़्यादा दिमाग भी इन्हीं टॉपिक्स में खर्च होगा। अब बात करते हैं डेरिवेटिव्स के बारे में बातचीत। डेरिवेटिव्स में क्या क्या टॉपिक्स हैं? फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड, ऑप्शंस, स्वैप एंड ऑप्शंस एंड फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। डेरिवेटिव एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, सुनना ध्यान से। डेरिवेटिव शब्द का मतलब है डिराइव करना, ऐसे समझना इस बात को, शॉर्ट एंड स्वीट ही बता रहा हूं अभी तो फिलहाल में। डेरिवेटिव एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू मार्केट में कोई भी प्रकार की आप ट्रेडिंग करते हैं, और ट्रेडिंग की वजह से आपको कोई लॉस नजर आ रहा होता है, तो ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट उस लॉस को हेज करने का काम करते हैं, कम करने का काम करते हैं। तो हम क्या करते हैं शेयर मार्केट में, ओवरऑल इसको ऐसे समझ लो, ये चारों टॉपिक को इंडिविजुअल डिस्कस नहीं करूंगा, एक साथ जाकर डिस्कस करूंगा। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट ये चार अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये शेयर्स को लेकर के बात करता है, ये भी शेयर्स को लेकर के बात करता है, ये इंटरेस्ट रेट को लेकर के बात करता है, ये भी इंटरेस्ट रेट को लेकर के बात करता है। ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं चार अलग अलग। ये इंस्ट्रूमेंट्स शेयर मार्केट में किए जाने वाले ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट्स में होने वाले रिस्क को हेज करने के लिए आपकी मदद करते हैं, यानी आपके रिस्क को सिक्योर करने का काम करते हैं। तो अगर आप शेयर मार्केट्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो कई लोगों को अगर हेजिंग स्ट्रेटेजी नहीं आती, तो उन्होंने जो दाव शेयर मार्केट में खेला है उस पे अगर प्रॉफिट तो प्रॉफिट, लॉस तो लॉस। लेकिन समझदारी इसमें है कि प्रॉफिट तो अच्छी बात, अगर लॉस होता हुआ दिख रहा है तो आप उसको कम कैसे कर सकते हो, वो ये हेजिंग स्ट्रेटेजी मदद करती है उस लॉस को कम करने में।
मेरी बात समझ में आ गई क्या? तो ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट आपके लॉस को कम करने का प्रयास करते हैं। जब चैप्टर आएगा तब इसके बारे में बातचीत करेंगे। इसके बाद आपके ये दो चैप्टर जो हैं वो थियोरेटिकल चैप्टर हैं। कौन से? सिक्योरिटाइजेशन और डिजिटल फाइनेंस। ये थियोरेटिकल है, मैं बाद में बात करूंगा, अभी बात नहीं करेंगे। डिजिटल फाइनेंस का मतलब तो ये सिक्योरिटाइजेशन एक डीप कॉन्सेप्ट है, बाद में बात करेंगे। डिजिटल फाइनेंस का मतलब आप ऐसे समझ लें कि जैसे आप आज की करंट मार्केट में क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ते हैं, है ना? क्रिप्टो करेंसी समझते हैं, वर्ड सुना होगा आपने। उसके बारे में डिस्कशन है इस चैप्टर में। डिजिटली जितना भी पेमेंट ट्रांसफर होता है, डिजिटली जो भी फाइनेंस के काम आप करते हैं, वो सारी बातों का थ्योरेटिकल डिस्कशन यहाँ पर मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर में आपका रह गया लीजिंग। लीजिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी और पढ़ेंगे। ये क्या है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। देखिएगा, लीजिंग का मतलब यह है कि कोई भी असेट जब मैं लीज पर लेता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, 2 मिनट में बात को कंप्लीट करूंगा। लीजिंग का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए मैं एज अ इन्वेस्टर कोई एक कंपनी चलाने के लिए 50 लाख रुपए की मशीन की ज़रूरत है। 100% सवाल आता है लीजिंग का, है ना? बड़ा सवाल बनता है, इसलिए ध्यान से सुनना इसमें क्या पढ़ना है। लीजिंग के अंदर मैंने बात क्या करी कि मैंने एक कंपनी खोली और उसके लिए मुझे एक 50 लाख रुपए की मशीन की ज़रूरत है। अब 50 लाख रुपए की मशीन में खरीद करके लाऊं या लीज पर लेकर के आऊं, ये मेरे दो ऑप्शंस हैं। अगर मैं खरीद करके लाता हूं तो भी मेरे फायदे नुकसान हैं, और अगर मैं लीज पर लाता हूं तो भी मेरे फायदे नुकसान हैं। दोनों को डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए 50 लाख रुपए की मशीन मुझे खरीद करके लानी है, तो 50 लाख रुपए मेरी जेब में नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, बाजार जाता हूँ, लोन लेता हूँ 50 लाख रुपए का, मशीन को खरीद करके लाता हूँ। अगर मैं मशीन को खरीद करके लाता हूँ तो मेरे फायदे क्या क्या होंगे? पहला, क्योंकि मशीन खरीद करके लाया हूं तो मालिकाना हक मेरे पास है, तो उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन मैं क्लेम कर सकता हूं। तो डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड दिखाऊंगा, तो प्रॉफिट कम आएगा तो सरकार को टैक्स भी कम जाएगा। क्योंकि वो मशीन मैं खरीद करके लाया हूं तो उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा भी मैं ही करूंगा, तो उसको पीएनएल के डेबिट में दिखाऊंगा, प्रॉफिट कम आएगा तो सरकार को टैक्स भी कम जाएगा। क्योंकि वो मशीन को मैं खरीद करके लाया हूँ, लोन बेसिस पर लेकर के आया हूँ, तो उसका इंस्टॉलमेंट पेमेंट करूंगा तो उस पर इंटरेस्ट कॉस्ट का पेमेंट भी करना पड़ेगा। इंटरेस्ट के खर्चे को पीएनएल के डेबिट में दिखाऊंगा, प्रॉफिट कम आएगा, सरकार को टैक्स कम जाएगा। क्योंकि वो असेट में खरीद करके लाया हूं तो मालिकाना हक मेरे पास है। तो एक समय पश्चात 10 साल के बाद जब वो मशीन खराब हो जाएगी तो उसको कबाड़ में बेच करके स्क्रैप का बेनिफिट भी मुझे ही मिलेगा। ये इसके फायदे हो गए। नुकसान क्या है? पहला, 2 साल के बाद मान लीजिए कोई नई अपडेटेड मशीन मार्केट में, नई टेक्नोलॉजी वाली मशीन आ गई, तो मैं आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने एक हैवी एक्सपेंडिचर 50 लाख रुपए का उस मशीनरी पर इंकर्ड कर दिया। अब आसानी से संभव नहीं है कि मैं अलग अलग मशीनों पर आसानी से शिफ्ट हो जाऊं, तो मैं रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता, या मैं किसी दूसरी मशीन पर शिफ्ट नहीं हो सकता। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो अगर मैं मशीन को खरीद करके लाता हूं तो कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है? लीज पर लाने का। लीज का मतलब आप समझते हैं किराए पर असेट को लाना। तो मान लीजिए कोई भी लीजिंग कंपनी से मैंने असेट किराए पर ली, अब इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। अगर मैं किराए पे लाता हूं तो हर साल लीज रेंट का पेमेंट करूंगा, तो लीज रेंट मेरे लिए खर्चा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाऊंगा, प्रॉफिट कम तो सरकार को टैक्स भी कम जाएगा। इसके अलावा 2 साल के बाद कोई नई अपडेटेड मशीन मान लीजिए मार्केट में आ जाती है, तो मेरे लिए रिप्लेसमेंट आसान है। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, उस मशीन को वापस लेसर को दे दूंगा। मैं कहूंगा वो नई मशीन मार्केट में आई है, मेरे को वो लीज पर लेना है, तो रिप्लेसमेंट संभव है। इसका मतलब आप दूसरी मशीन पे आसानी से शिफ्ट हो सकते हैं। ये इसके फायदे हो गए। नुकसान क्या क्या है? डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते, रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू, इन सब के बेनिफिट्स आप नहीं ले सकते, क्योंकि उस असेट के ऊपर मालिकाना हक आपके पास नहीं है। उस असेट को यूज करने का राइट आपने ले रखा है। एक समय बाद जब उस असेट का यूज आप कर लेंगे तो उसको आप लेसर को वापस करेंगे और अपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो कोई भी असेट को खरीदा जाए या लीज पे लिया जाए, दोनों में से जिसमें सबसे लीस्ट कैश आउटफ्लो होंगे, उस ऑप्शन को मैं ऑप्ट करूंगा। मेरी बात समझ में आ गई क्या? जिस भी ऑप्शन में, अब मैं एज अ बिजनेसमैन परचेजिंग ऑप्शन में देखूंगा कि अगले 10 साल में मेरा कैश आउटफ्लो कितने जाएंगे, लीजिंग ऑप्शन में अगले 10 साल में कैश आउटफ्लो कितने जाएंगे। दोनों ही ऑप्शन में सबसे लीस्ट कैश आउटफ्लो जिस ऑप्शन में जाएंगे, उस ऑप्शन को मैं ऑप्ट करूंगा। तो एज अ बिजनेसमैन अपनी कंपनी में उस मशीन को लाने से पहले एक डिसीजन मेकिंग बनाता हूँ कि अगर मैं परचेज करके लाता हूँ तो अगले 10 साल में मेरे कैश आउटफ्लो कितने जा रहे हैं, और अगर मैं लीज पर जा लाता हूँ तो अगले 10 साल में कैश आउटफ्लो कितने जा रहे हैं। जिसमें भी लीस्ट कैश आउटफ्लो होगा वो ऑप्शन मेरे लिए बेटर है, यानी मैं उस ऑप्शन को ऑप्ट करूंगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई क्या? ये कुछ चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने बातचीत करी।
अब देखिए यहाँ पर मॉड्यूल के अंदर अपने को किस तरीके से बातें दे रखी हैं, इसको एक बार पढ़ते हैं। देखो कोई भी सब्जेक्ट मैटर को शुरू करने से पहले फाइनल में कुछ बातें मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा, ध्यान से सुनना है। सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से दिमाग में इस तरीके से निचोड़ बनाओ कि सब्जेक्ट में कौन से पार्ट की कितनी वेटेज है, क्योंकि इसमें कई पार्ट डिफिकल्ट हैं, कई एवरेज हैं, कई बिल्कुल आसान है। स्मार्ट अप्रोच, हार्ड अप्रोच दोनों रखनी है। हार्ड अप्रोच तो ये बोलती है सब कुछ पढ़ो, स्मार्ट अप्रोच बोलती है कि जहाँ मेन पॉइंट है उसको तो कन्फर्म पढ़ो, क्योंकि यहाँ पर फाइनल लेवल पर भी इंटर से कॉम्प्लिकेशन तो है ही। जितनी पढ़ाई इंटर में करके आए उतनी फाइनल में तो करनी है, उससे ज़्यादा और करनी है। तो कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर काफ़ी सारे मिलेंगे। अब मैं आपको ना पूरा सब्जेक्ट मैटर को पूरा दिमाग के अंदर डाल रहा हूँ, चीज़ें कैसे कैसे अपने को समझनी है ना। देखो यहाँ पर सेक्शन ए है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये कैपिटल बजटिंग का चैप्टर है, 10 नंबर का। इवैल्यूएशन ऑफ रिस्की प्रपोजल फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये है एडवांस कैपिटल बजटिंग का पार्ट जो मैंने लिखा था। ये अकेला भी टॉपिक कितने नंबर का है, 10 नंबर का। इसका मतलब 20 नंबर का अकेला चैप्टर कैपिटल बजटिंग का हो गया 100 में से। लीजिंग डिसीजन मैंने आपको बताया, और सिक्योरिटाइजेशन थ्योरी है, 5 नंबर का सेक्शन दे रखा है, लेकिन लीजिंग का एक क्वेश्चन कंफर्म 7 नंबर का आता ही आता है, ठीक है ना। चलिए 128 नंबर में से अपन बात कर रहे हैं एक बार। सिक्योरिटाइजेशन की एक थ्योरी कंफर्म आती ही आती है। इसके बाद अगला चैप्टर है आपका सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसमें इक्विटी बॉन्ड वैल्यूएशन के बारे में बात है, म्यूचुअल फंड्स के बारे बात है, और ये चारों चैप्टर आपके पोर्टफोलियो को रिलेट करते हैं। पोर्टफोलियो का सेक्शन कितने का है, 15 का। इसके अलावा म्यूचुअल फंड, इक्विटी, बॉन्ड वैल्यूएशन ये 15 नंबर का, और 5 नंबर का बेसिक थ्योरी का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। इसके बाद है ये डेरिवेटिव्स का पार्ट। डेरिवेटिव्स का अकेला 20 नंबर का है, और फॉरेन एक्सचेंज जो है ये फॉरेन एक्सचेंज का पार्ट है, ये 15 नंबर का है, और डिजिटल फाइनेंस सबसे आखिर में 5 नंबर का है। लेकिन ये जो पोर्शन इन्होंने दे रखा है, जरूरी नहीं है इसी पोर्शन के हिसाब से एग्जाम में वेटेज दें, ऊपर नीचे सब पॉसिबल है। तो देखिएगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ये सारा कैपिटल बजटिंग का पार्ट हो गया, ये एडवांस कैपिटल बजटिंग का पार्ट हो गया। लीजिंग के बारे में अभी मैंने बात करी थी, सिक्योरिटाइजेशन थ्योरेटिकल है, इसके बारे में बात मैं नहीं करूंगा। इक्विटी बॉन्ड वैल्यूएशन का टॉपिक मैंने आपको बताया, म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ये 4 चैप्टर्स हैं। डेरिवेटिव्स के अंदर मैंने आपको 4 चैप्टर बताए, कौन कौन से, फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड, ऑप्शन, स्वैप एंड स्वैप्शन, और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव या फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट। इसके अलावा फॉरेक्स के बारे में बात करी, ये फॉरेक्स का चैप्टर है, और सबसे आखिर में हम क्या पढ़ेंगे, डिजिटल फाइनेंस। ये सारा सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात करी है। अब देखिए इस सारी चीज़ों को एसएफएम को कंप्लीट करने के लिए, पढ़ाने के लिए मैंने क्वेश्चन बैंक बनाए हैं। ये क्वेश्चन बैंक है, ये है वॉल्यूम 1, ये करीबन 362 पेज का है, और एक है वॉल्यूम 2, ये आपका करीबन 391 पेज का है। पहले वॉल्यूम के अंदर मैंने क्या रखा है, देखो देखो इसकी मेरी कवरेज क्या क्या है। दिस बुक कवर वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चन इन सफिशिएंट स्कोर 90 मार्क्स। अब मैंने क्या क्या कवर करा है, न्यू सिलेबस 2022 के स्टडी मेट के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ओल्ड सिलेबस 2016 के स्टडी मेट के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, पास्ट एग्जामिनेशन के पिछले 10 साल के सारे, 10 साल के बोल रहा हूँ, 10 अटेम्प्ट के नहीं, सारे क्वेश्चंस कवर करें 2016 सिलेबस से। लेटेस्ट वर्कबुक इंस्टीट्यूट की साइट पे जो आई है वो भी मैंने चैप्टर वाइज कवर करी है। मॉक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट की साइट पे सीएमए में आज तक जितने पेपर्स आए हैं अलग अलग आरटीपी एमटीपी के रूप में, वो मैंने कवर करे हैं। और कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने सीए फाइनल पेपर्स के भी कवर किए हैं। यहाँ पर आपको सीए के कंटेंट को भी कवर करना है जो लेटेस्ट एग्जाम के अंदर सीए वाले सेक्शन के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ फॉरेक्स है, फॉरेक्स में अगर आप मॉड्यूल में जाके देखोगे तो 20 से 25 या 30 सवाल मिलेंगे, पर मैंने अपनी बुक में 125 150 क्वेश्चन डाले हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपने को ज़्यादा करनी है। चलिए, अब देखिए ये मेरा जो पहला वॉल्यूम है, इसमें कैपिटल बजटिंग हो गया, लीजिंग हो गया, इक्विटी बॉन्ड हो गया, और म्यूचुअल फंड हो गए, ये टॉपिक कवर्ड है। और जो मेरा सेकंड वॉल्यूम है, उस सेकंड वॉल्यूम के अंदर मैंने 3 ही टॉपिक कवर किए हैं। 3 टॉपिक कौन से हैं, पोर्टफोलियो, डेरिवेटिव, फॉरेक्स। तो 391 पेज में केवल यही है, बस 3 टॉपिक। और इन बुक के अंदर ये क्या मिले, कौन सी बुक है ये, क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक का मतलब उसमें क्वेश्चन भी मिलेंगे, सॉल्यूशन भी मिलेंगे। तो देखो मैं आपको ये बता देता हूँ कैसा है। इस तरीके की आपको बुक मिलेगी, 2 वॉल्यूम है मेरे पास। ये क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन और क्वेश्चन के सॉल्यूशंस हैं। अब मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा,
आप यहाँ से देख करके समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करी, तो ये क्वेश्चन, क्वेश्चन के सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन, क्वेश्चन के सॉल्यूशन सारे मैंने डाले हुए हैं। और जो भी मैंने कवरेज बताई है ना, सारी कवरेज कंप्लीटेड है, सारे क्वेश्चन कंप्लीटेड हैं। मैं आपको जब क्लासरूम के अंदर कराऊंगा तो सारा कंटेंट थ्योरेटिकली जैसे मैं लिखवाता हूँ वो भी लिखवाऊंगा, और जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगभग लगभग बनाने का प्रयास करूंगा। पर सब तो नहीं बना सकते। जैसे मान लो किसी चैप्टर में 100 क्वेश्चन डाले हैं तो मैं आपको 40, 50, 55 तक करा लूंगा, लेकिन बाकी 45, 40 क्वेश्चन आपको घर से होमवर्क करने को दूंगा, सिमिलर टाइप ऑफ अकॉर्डिंगली आपको घर पे करना है। बट मेरी कवरेज के अंदर आप ध्यान रखना, मॉड्यूल स्टडी मटेरियल तो सारा कवर करूंगा मैं। यानी क्लासरूम के अंदर स्टडी मैट के सीएम इंस्टीट्यूट के जो क्वेश्चन होंगे 22 सिलेबस के, वो तो सारे कराऊंगा। इसके अलावा पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन लगभग सारे कराऊंगा। लेकिन जो वर्कबुक के सवाल हैं, ओल्ड सिलेबस के सवाल हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं, वो मैं आपको घर से होमवर्क करने के लिए बोलूंगा। ठीक है ना, ये मेरा पढ़ाने का पैटर्न हो गया जो मैंने आपको बताया। तो एक वॉल्यूम 1 हो गया और एक वॉल्यूम ये 2 हो गया, ये दो वॉल्यूम आपको मिलेंगे। ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्वेश्चन बैंक की बात तो मैंने कर ली। कंसेप्ट बुक भी बन सकती है, पर कंसेप्ट बुक मैंने नहीं बनाई हुई है। तो कंसेप्ट बुक के आधार पर जो भी क्लासरूम के अंदर नोट्स वगैरह मैं लिखवाऊंगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको लिखवाता हुआ चलूंगा, तो आपको वो समझ में आ जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई क्या? चलिए, अब पूरे साल भर की पढ़ाई को लेकर के थोड़ी सी मैं बातचीत करता हूँ, उसको देखना आप। हाँ जी, अब सुनो ध्यान से आगे की बातें। देखो, अ, देखिए एक चीज़ तो, कॉपियाँ कैसे मेंटेन करनी है वो भी बता देता हूँ। देखो, मैं लगभग लगभग टाइम टाइम कितना लगेगा इस को कवर करने में एक अप्रोक्सीमेट आइडिया दे रहा हूँ। और कॉपियाँ कैसे मेंटेन करनी है वो थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन और ये जो एडवांस कैपिटल बस्टिंग का पार्ट है, ये कैपिटल बस्टिंग को कंप्लीट करने में पूरा 1 महीने का समय लगेगा। लीजिंग डिसीजन को कंप्लीट करने में 20 दिन का समय लगेगा। इक्विटी बॉन्ड वैल्यूएशन को कवर करने में 1 हफ्ते का समय लगेगा। म्यूचुअल फंड को कवर करने में 15 दिन का समय लगेगा। इसके अलावा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को कवर करने में 1 महीना, डेरिवेटिव को 1 महीना, फॉरेक्स को 1 महीना, ये एक एक महीना लगेगा। इसके अलावा जैसे सिक्योरिटाइजेशन, डिजिटल फाइनेंस, ये थ्योरी है, ये 2-4 दिन की कहानी है, 4-5 दिन की। यानी सिक्योरिटाइजेशन 2 दिन, डिजिटल फाइनेंस 1 दिन, तो इसका मतलब 3 दिन का कार्यक्रम है। तो बेकार बातें हैं, थ्योरेटिकल डिस्कशन है और सबसे एंड में होगा। तो ये मोटा मोटा समय हो गया। अप्रोक्सीमेट टाइम की बात कर लेते हैं तो 3 महीना ये हो गया, और 4 महीना ये हो गया, और लीजिंग और इसको मिला करके आप 5 महीना, लीजिंग 20 दिन और 7 दिन, तो 1 महीना हो गया, कितना, 5 हो गए। और म्यूचुअल फंड 5.5, 5.5 क्या, 6 महीने आप मान लो। 6 महीना नेट ड्यूरेशन, मेरे को अगर मैं नॉन स्टॉप पढ़ाऊँ तो 6 महीना लगेगा। लेकिन कोर्स आपका 8 महीने में खत्म होगा, क्योंकि बीच में छुट्टियां भी आती हैं। तो मैंने इस टोटल कोर्स की ड्यूरेशन को 8 मंथ्स में कवर कर लिया। तो आज से आप 8 मंथ काउंट कर लो, 8 मंथ के अंदर मैं आपको पूरा कोर्स सिलेबस करा दूंगा। ये मैंने वो बताया है जिसमें मैं डेली क्लासेस लूंगा तो 6 महीने में कवर होगा। लेकिन इसमें बीच में छुट्टियां भी तो आती हैं, तो इस हिसाब से 8 महीने को मैंने काउंट किया, 8 महीने कोर्स सिलेबस कंप्लीट होने में लगेंगे। अच्छा, अब आगे की बात करते हैं। देखिए आपको क्या काम करना है। डेरिवेटिव के लिए आपको अलग कॉपी बनानी है, फॉरेक्स के लिए आपको अलग कॉपी बनानी है ना। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए आपको अलग कॉपी बनानी है। 3 कॉपियां तो इसके लिए बनानी है, ज़्यादा ज़्यादा पेज की नहीं, 200-200 पेज की बनाना आप, है ना, अलग अलग कॉपी रखना आप। और एक कॉपी बनाना इन सब के लिए, मोटी कॉपी बनाना जिसके अंदर 350-400 पेज, जो भी लग समझते हैं आप, मोटी कॉपी जो बन सकती है वो एक इसके लिए बनेगी। बाकी बहुत ज़्यादा पतली मत बना लेना, पर 200-250 पेज की कॉपी हर चैप्टर के लिए अलग अलग बनेगी। मैं हर चैप्टर के लिए अलग अलग कॉपी बताने के लिए इसलिए कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जब आपका कोर्स सिलेबस खत्म होगा, तो जब एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए जो लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चंस आए हुए होंगे, जैसे मान लो आप अटेम्प्ट कब दोगे, अब जून 27 में दोगे आप, तो इसका मतलब कितने साल का समय हो गया, 1.5 साल का। तो अभी अपना एक तो अटेम्प्ट कौन सा पड़ेगा अभी, जून 26, दिसंबर 26, तो इन 2 अटेम्प्ट के क्वेश्चन हो गए। सीए के पेपर भी होंगे, उनके भी क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको जगह छोड़नी है। पोर्टफोलियो सवाल के इन सीएमए के और सीए के जो पेपर्स होते हैं, उसके भी क्वेश्चंस आपको देखने हैं, तो उसके लिए आपको अलग अलग छोड़ना है। तो ये अलग अलग कॉपियां आप बनाएंगे, मेरी बात समझ आ गई। तो 4 कॉपियां बनेंगी इसके अंदर, बस इस बात का ध्यान रखना। मेरी बात समझ आ गई कि आपको ये वाली? चलिए, ये मैंने कुछ बातचीत आपके साथ कोर्स इंट्रोडक्शन को लेकर के कर ली। समय कितना लगेगा वो बता दिया मैंने, और कॉपियाँ कैसे मेंटेन करनी है, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है।
अब अपन बात करते हैं इसके बारे में कि मैं सबसे पहला चैप्टर क्या पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहला चैप्टर अपन पढ़ेंगे म्यूचुअल फंड्स का, जो मैं कल की क्लास से पढ़ाऊंगा। और म्यूचुअल फंड्स के बाद फिर जो अगले चैप्टर्स हैं वो आगे की बातें, आगे के डिस्कशन से। किसी भी चैप्टर का आपस में कोई लिंक ही नहीं है, है ना। लिंक आएगा डेरिवेटिव एंड फॉरेक्स का, तो पहले फॉरेक्स पढ़ते हैं फिर डेरिवेटिव पढ़ते हैं, दोनों का लिंक है। बाकी सारे चैप्टर अपने आप में सेपरेट हैं, कोई भी आगे पीछे कैसे भी स्टार्ट किए जा सकते हैं, ठीक है ना। चलो। और एसएफएम के अंदर जैसे अगर मैं बात करूं फाइनल के अंदर 5 सब्जेक्ट आपके जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा मेहनत लगेगी आपके लिए, जिसमें ग्रुप थर्ड के 4 सब्जेक्ट हैं, जिसमें मैंने आपको बताया लॉ, एसएफएम, कॉस्टिंग और डीटी। ये चारों सब्जेक्ट भारी हैं। और ग्रुप 4 के अंदर आपका एक सब्जेक्ट है सीएफआर, जो सबसे भारी है। तो 8 सब्जेक्ट में 5 सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा एफर्ट मांगेंगे, बाकी 3 सब्जेक्ट बिल्कुल आसान है, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स आता है, कॉस्ट ऑडिट आता है, और स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन बिजनेस वैल्यूएशन आता है। अब इसमें जो एक दूसरा सेक्शन एसपीएम बीवी का मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो जब भी पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा। मैं आपको पढ़ाने से पहले ही बोल देता हूँ कि उसमें आपके 60 नंबर आएंगे, 100% है ना। 70 नंबर भी आएंगे, 80 भी आएंगे, 85 भी आएंगे, 90 भी आ सकते हैं, है ना। इतना आसान सब्जेक्ट है वो। यानी पढ़ाने से पहले ही मैं बच्चों को बोल देता हूँ कि उस सब्जेक्ट में आप एग्जाम लाओगे, यानी उसको बिल्कुल आसान टॉपिक्स हैं, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है। अब फाइनल को कंप्लीट करने के लिए अपन जून 27 का टारगेट कर रहे हैं, तो जून 27 के बोथ ग्रुप करेंगे, है ना। आपका ये कोर्स ड्यूरेशन 7 8 9 महीने के अप्रोक्सीमेट रहेगा। 7 8 9 महीने मैंने इसलिए बोले, कुछ जल्दी होंगे कुछ कंप्लीट लेट होंगे, इस हिसाब से एवरेज ड्यूरेशन मैंने मान ली। एवरेज ड्यूरेशन मान लीजिए साल के एंड तक आपने सितंबर अक्टूबर नवंबर तक अपने कोर्स को कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद आपको जून में एग्जाम देना है। तो जून में एग्जाम देने के लिए बहुत सफिशिएंट टाइम 5 से 6 महीने का आपके पास है, दिसंबर से लेके मई तक का। तो मई के 5 महीने, दिसंबर एक, 6 महीना हो गया। 6 महीने में आपके मान लीजिए मैंने बोला मैक्सिमम नवंबर में जाके कोर्स कंप्लीट होता है, तो दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये 4 महीना आपके सेल्फ स्टडी के लिए रहेंगे। और अप्रैल में आप टेस्ट दोगे, पार्ट टेस्ट सीरीज, मई में फुल टेस्ट सीरीज दोगे, जून में आप एग्जाम लिखोगे। तो मैं समझता हूँ कि 4 महीने में काफ़ी अच्छी तरह रिवीजन भी हो जाएगा, और फिर आप टेस्ट बढ़िया से लिख के बोथ ग्रुप आसानी से क्लियर कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ गई क्या। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि 2022 सिलेबस का एंड चल रहा है, इसका मतलब अब जो अटेम्प्ट बचे हुए हैं उसमें रिजल्ट परसेंटेज बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो आसानी से आप ओल्ड सिलेबस यानी 2022 सिलेबस के अंदर अपना ग्रुप क्लियर कर सकते हो। इसमें एक बात मैंने कभी ना कभी पहले भी बोली है कि ग्रुप थर्ड जो है वो सबसे मुश्किल है और ग्रुप फोर सबसे आसान है। यानी आप इंटर का ग्रुप वन ग्रुप टू पास करके आए, उससे भी आसान है ग्रुप फोर। ग्रुप फोर बिल्कुल आसान है, और ग्रुप थर्ड सबसे मुश्किल है। यानी अगर आप सिंगल ग्रुप के लिए कोई बच्चा अप्रोच करता है तो उसको एडवाइस क्या होती है, ओनली ग्रुप थर्ड। क्योंकि ग्रुप फोर बैठना ही नहीं है। ग्रुप फोर बैठ गए तो आप 100% पास कर लोगे, तो आपको पहले ग्रुप थर्ड क्लियर करना होगा, और फिर आप ग्रुप फोर अगले अटेम्प्ट में बैठोगे तो क्लियर कर लोगे। तो सबसे आसान तो है बोथ ग्रुप क्लियर करना, उससे मुश्किल है इंडिविजुअल ग्रुप फोर पास करना, और सबसे मुश्किल है ग्रुप थर्ड पास करना। तो यानी ग्रुप फोर से भी आसान क्या हो गया एक तरीके से बोथ ग्रुप पास करना। क्योंकि बोथ ग्रुप में आप समझना जितना भी रिजल्ट परसेंटेज आप देखोगे, लेटेस्ट एग्जाम का देख लो चाहे किसी का भी देख लो, ग्रुप थर्ड में बच्चे कम नंबर होंगे, फोर्थ में ज़्यादा होंगे। तो थर्ड में कम होंगे तो फोर्थ सेट ऑफ करके वो बिजनेस जो उसका ग्रुप है वो आसानी से निकल जाता है। इवन तो कई सारे ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स के ग्रुप थर्ड के अंदर 200 एग्रीगेट भी नहीं आते, कम आते हैं। ऑल इंडिया रैंक है फिर भी ग्रुप थर्ड के अंदर जो है 200 से कम है। ग्रुप फोर का मतलब डिफरेंस आपको कई बार ऐसे देखने को मिलेगा, 195 नंबर ग्रुप थर्ड में, और ग्रुप फोर में है उसके 260 नंबर। तो वो एग्जाम वो सेट ऑफ करके निकल गया। तो आपको एडवाइस बहुत अच्छी बता रहा हूँ मैं, बोथ ग्रुप देना, बोथ ग्रुप का ही टारगेट रखो। बोथ ग्रुप आसानी से निकल जाएंगे फाइनल के अंदर, ये बात मैंने आपको बताई। इंडिविजुअल ग्रुप थर्ड निकालना बेहद मुश्किल है, सबसे मुश्किल है, सबसे मुश्किल है। आज भी न जाने कितने सारे स्टूडेंट्स इंडिया में ऐसे हैं जो अगर सिंगल ग्रुप थर्ड में अटके हैं तो बहुत अटके ही हैं। यानी आसान नहीं है निकालना उसको। मेरी बात समझ आ गई कि आप सभी को। चलिए, तो ये सारी बातें मैंने आज कोर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में करी है। अब अगली क्लास से अपन एक टॉपिक वाइज शुरू करेंगे। सबसे पहला टॉपिक मैं कौन सा पढ़ाऊंगा आपको, म्यूचुअल फंड्स, ठीक है ना। आज की क्लास में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।